नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे देश के तमाम ताजा हालातों पर कुछ हल्के फुल्के अंदाज में। मैं हूं विनीत पाठक और आप देखना शुरू कर चुके हैं नथिंग सीरियस। आज का वीडियो शुरू करें उसके पहले आपसे एक बेहद सीरियस बात करना चाहता हूं। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर देश के बड़े वैज्ञानिक और समाजसेवी सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने उनसे बात करना तो दूर, उल्टा पुलिस भेजकर उनके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दी। सरकार का घमंड इतना बढ़ गया है, दिल्ली की पुलिस और आरपीएफ भेजकर सोनम वांगचुक और उनके साथ धरने पर बैठे लोगों के साथ मारपीट की गई और जबरदस्ती उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सरकार चाहती है कि सोनम वांगचुक और उनके साथियों का धरना जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन इस घटना के बाद से पूरे देश में आक्रोश है और बॉलीवुड से लेकर तमाम देश के बड़े छोटे लोग इस आंदोलन को अपना सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर एक सवाल लगातार उठ रहा है कि आखिर 21 दिनों में देश की जनता इस आंदोलन से जुड़ क्यों नहीं पाई, या उन्होंने अपना समर्थन खुलकर क्यों नहीं दिया। तो इसके पीछे की एक बेहद बड़ी वजह यह है कि ऐसे आंदोलन देश में पहले भी कई बार हुए हैं, लेकिन हर बार जनता को इन आंदोलनों से सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। याद कीजिए साल 2011 का वो आंदोलन जो तत्कालीन यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में शुरू हुआ था, जिसमें फर्जी गांधीवादी अन्ना हजारे, लाला रामदेव, किरण बेदी, कुमार विश्वास जैसे तमाम दूसरे बड़े लोग शामिल थे। देश की जनता ने यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने गुस्से का खुलकर इजहार किया और इन तमाम लोगों को अपना पूरा समर्थन भी दिया। इस आंदोलन का असर यह हुआ कि देश की सत्ता से यूपीए को बेदखल कर दिया गया, लेकिन असली खेल उसके बाद सामने आया। जी हाँ, ये पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि यूपीए सरकार के खिलाफ था, और इस आंदोलन के पीछे देश के बड़े औद्योगिक घराने, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हाथ था। क्योंकि इस आंदोलन के बाद बीजेपी को जहां सत्ता मिली थी, तो इस आंदोलन में शामिल तमाम दूसरे लोगों ने भी भरपूर फायदा उठाया। 2014 में बीजेपी की सरकार बनने के बाद फर्जी गांधीवादी अन्ना हजारे न जाने कौन से बिल में छुप गए। लाला रामदेव ने अपने बिजनेस को खूब चमकाया। किरण बेदी किसी प्रदेश की राज्यपाल बन गई। इनके अलावा भी जो लोग थे उन्होंने सत्ता की खूब मलाई चाटी और आम आदमी के हाथ सिर्फ धोखा ही रह गया। और यही कारण है कि आज देश का आम आदमी किसी भी ऐसे आंदोलन से जुड़ने में कतरा रहा है। लेकिन जो घटना सोनम वांगचुक और उनके साथियों के साथ हुई है, उसके बाद एक बार फिर पूरे देश में आक्रोश की लहर है और अब देश की जनता एक बार फिर सरकार विरोधी इस आंदोलन के खिलाफ डटकर खड़े होने की हिम्मत दिखा रही है। लेकिन सवाल यह है कि 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे लंबे भाषण देने वाले ये लोग आखिर कहां छुप गए हैं। ना तो इन्हें देश में 2014 के बाद हुए भ्रष्टाचार नजर आ रहे हैं और ना ही राम मंदिर और देश के दूसरे तमाम बड़े मंदिरों से हो रही चोरी। इसके अलावा जिस तरह से देश के तमाम बड़े संसाधनों की खुलेआम सेल चल रही है, उसको लेकर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुल रही। उल्टे तमाम लोग समय समय पर बीजेपी के पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस तमाम घटना से एक बात और साबित हुई है, और वो ये कि जंतर मंतर पर बैठे किस दिन के भूखे आदमी के सामने 56 इंच के सीने का दम भरने वाले आदमी का गुरूर टूट गया और वो इस भूखे आदमी से घबरा गया है। तो अगर आप भी अभी तक इसी असमंजस में हैं कि इस आंदोलन का साथ दें या नहीं, तो खुलकर इस आंदोलन का साथ दीजिए, क्योंकि यह आंदोलन आपके और हमारे बच्चों के भविष्य की रक्षा के लिए है। यह आंदोलन उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है जो देश के भविष्य का सौदा खुलेआम कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो भाई साहब, हमारे महामानव के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं। पिछले दिनों हमारे महामानव ऑस्ट्रेलिया के टूर पर गए थे और वहां उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ है। क्या आपने नहीं देखा? तो ये देखिए। देखा साहब कितने मशहूर हो गए हैं। पहले हमारे देश की मीडिया में ही साहब छाए रहते थे, लेकिन अब तो विदेशी मीडिया में भी सिर्फ साहब के ही चर्चे हैं। Hands off each other. Let's have a hug. Another hug. Come here. Give me those hands. Those lovely hands. Let's hold those hands up to the sky. Wonderful. All right. Put them down now. Put them down. One more hug. Why not? One more little cuddle. And let's shake hands. Just a shake. One more hug. Another hug. Give me those hands. Those precious hands. Hold them up to the... ओह सॉरी, शायद गलत वीडियो प्ले हो गया। कॉमेडी करता है। महामानव के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान जब पत्रकारों ने पूछा कि आखिर मोदी जी भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते,
तो साहब के परम चाटुकार अधिकारी ने विदेशी धरती पर यह कहा कि भारत की ज्यादातर जनता अनपढ़ और गंवार है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ नहीं आती, वो तो सिर्फ मन की बात समझते हैं। Why did Mr. Modi not give a press conference to New Zealand journalists here? Large Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. वैसे ये बात भी ठीक है, क्योंकि अगर देश की ज्यादातर जनता अनपढ़ और गंवार नहीं होती तो पिछले 12 साल से देश में आपकी सत्ता आखिर चलती कैसे? क्या बढ़िया था गुरु। पिछले दिनों हमारे साहब न्यूजीलैंड गए और वहां जाकर उन्होंने कहा कि वो 30-35 साल पहले भी न्यूजीलैंड का दौरा कर चुके हैं और उस वक्त उनके एक मित्र ने उन्हें एक टोपी, मफलर और दस्ताने दिए थे, जिसमें से टोपी वो देश की जनता को पहना चुके हैं, दस्ताने राम मंदिर के चोरों ने पहन लिए हैं और अब उनके पास सिर्फ ये मफलर बचा हुआ है। 25-30 साल पहले तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जिस आदमी की 8वीं की मार्कशीट नहीं मिल रही, जिस स्टेशन पे चाय बेची वो स्टेशन नहीं मिल रहा, जिस स्कूल में पढ़ाई की वहाँ के सहपाठी नहीं मिल रहे, जहाँ पर भिक्षा मांगी वो भिक्षा देने वाले नहीं मिल रहे, बांग्लादेश की आजादी के लिए जिन साथियों के साथ लड़ाई की वो साथी नहीं मिल रहे, जिन आदिवासियों के साथ जीवन गुजारा वो आदिवासी नहीं मिल रहे, लेकिन 35 साल पुराना मफलर कहाँ से मिल गया? अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अब अरे वो लड़की चले गई। वैसे इस देश में हिपोक्रेसी का स्तर महंगाई से भी काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। अब देखिए ना, कल तक बीफ एक्सपोर्ट से जिनकी छाती में आग लगा करती थी, स्वयं भारत सरकार ने घोषित किया है कि पूरे विश्व में बीफ एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान नंबर 1 है। किन चीजों के लिए गर्व किया जा रहा है? भाइयों बहनों, आपका कलेजा रो रहा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मेरा कलेजा चिक चिक करके पुकार रहा है। आज वही पूरी दुनिया में छाती ठोक ठोक कर दुनिया के नंबर 2 बीफ एक्सपोर्टर होने का डंका बजा रहे हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बीफ प्रोड्यूसर है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन साहब के इस बयान के बाद कमल गट्टे बड़े कंफ्यूजन में हैं। अब गाय की रक्षा करें या फिर उसे काटें? लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। लेकिन अपने बयानों से पलटने में साहब अकेले नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सरकार ही पलटू रामों से भरी पड़ी है। अब देश के पेट्रोलियम नहीं, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ही ले लीजिए। कल तक जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल को 15 रुपए लीटर बिकवाने के दावे कर रहे थे, आज वे अपने बयान से पलट गए और अब मिलावटी पेट्रोल ही 110 रुपए लीटर बेचा जा रहा है। 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, ये बढ़िया है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यही नहीं, देश के कड़े निंदा मंत्री ने तो सरेआम संसद में अपनी कमर हिला हिलाकर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों तक का अपमान कर दिया। आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं। वो तो भला हो सेना का जिन्होंने साल भर बाद ही सही लेकिन हमारे शहीदों के नाम तो उजागर किए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब बात करते हैं हिंदू राष्ट्र के ब्रांड एम्बेसडर योगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट की। सत्ता में आने के पहले गाय को माता माता बोल बोलकर वोट मांग रहे थे और गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए इनको अपनी ही मांग बेमानी लगने लगी। और जिस गौ माता के कारण देश की सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान होती हो, उस गौ माता की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून बनाया जाए जिससे हम भारतीय संस्कृति के आधार को बचा सके। तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। क्या मां और पुत्र के बीच में कुछ घोषित करने की आवश्यकता पड़ती है क्या? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
और पता नहीं कहां से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई। और चलते चलते बात करते हैं लाला हरामदेव की, वही काड़िया जिसकी एक आंख शिल्पा शेट्टी को देखकर ही खुलती है। साल 2014 में बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए सलवार कमीज पहनकर लाला हरामदेव ने चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि बीजेपी की सरकार आने के बाद देश में पेट्रोल और डीजल 30-40 रुपए लीटर मिलेगा। ये समझ लो, ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि फिर पेट्रोल आपको 70 रुपए खरीदना नहीं पड़ेगा। फिर कितने में मिलेगा पेट्रोल? पेट्रोल का बेसिक प्राइस मूल्य कितना है उसका? 30 से 35 रुपए। अब देखिए, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, लाला ने अपना ही थूका चाट लिया। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए वाली सरकार। अच्छे भी कहा कुछ, आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था, पूछ पड़ेगा मेरी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। देश में हालात ये बन चुके हैं कि चोरी और भ्रष्टाचार करने वालों से सवाल करो तो वे जूता निकाल लेते हैं, और सत्ता से सवाल करने वालों को देशद्रोही कहना तो जैसे फैशन बन चुका है। करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। वैसे भारतीय चंदा चोर पार्टी की सरकार में अमृतकाल तो सिर्फ चोरों का ही चल रहा है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बने मिसिंग लिंक महज 2 महीने में ही धराशायी हो गई। इस मिसिंग लिंक के उद्घाटन के समय सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे। ये कहा गया था कि इस मिसिंग लिंक को बनाने के लिए दुनिया के 35 से ज्यादा देशों की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये तमाम टेक्नोलॉजी पहली बारिश में ही जमीन चाट गई। और जब महाराष्ट्र सरकार के इस महाभ्रष्टाचार को लेकर सवाल किए गए तो 7,000 करोड़ में सबसे ज्यादा हिस्सा पाने वाले मुख्यमंत्री को मिर्ची लग गई। और जनता के सवालों से बौखलाए मुख्यमंत्री विधानसभा के सदन में आखिर क्या कुछ कह गए, आप ही सुनिए। जिनको कुत्ता नहीं पहुंचता वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। लेकिन लूट और भ्रष्टाचार का यह अमृतकाल सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है। जहां जहां भी बीजेपी की सरकारें हैं वहां यह अमृतकाल जोर शोर से मनाया जा रहा है। अब बात देश के हृदय मध्य प्रदेश की ही ले लीजिए। यहाँ भी चोरों का अमृतकाल बड़ी तेजी से फल फूल रहा है। पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस ने महाकाल भूमि घोटाले का खुलासा किया था। इसके बाद मोहन बाबू के और भी नए नए कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश में दुनिया का पहला अदृश्य अस्पताल बनाया गया है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले 6 साल से ऐसा अस्पताल चल रहा है जिसकी ना तो कोई बिल्डिंग है और ना ही कोई फर्नीचर, लेकिन इसके बावजूद इस अस्पताल में 80 से ज्यादा लोगों का स्टाफ बदस्तूर काम कर रहा है और इन कर्मचारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग भी समय समय पर होते आए हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही एक अदृश्य कॉलेज भी बनाया गया है जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर भी। बस बिल्डिंग ही नजर नहीं आती, लेकिन यहाँ भी सत्ता से सवाल पूछना मना है। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का समय। वैसे भारतीय चंदा चोर पार्टी के इस अमृतकाल में सिर्फ अस्पताल और कॉलेज ही गायब नहीं हो रहे हैं, बल्कि बहुत कुछ गायब हो रहा है। जैसे राम मंदिर से चढ़ावा गायब हो गया, केदारनाथ से करोड़ों का सोना गायब हो गया, कोयला मंत्रालय से अरबों का कोयला गायब हो गया, नीट का पेपर गायब हो गया, सिलेंडर से गैस गायब हो गई, एथेनॉल मिले पेट्रोल से कार का एवरेज गायब हो गया, चुनाव आयोग से ईवीएम गायब हो गई, और अगर इससे ज्यादा बताऊंगा तो हो सकता है मैं भी गायब हो जाऊं। और इसलिए सवाल पूछने वालों से सरकार इस कदर डरी हुई है कि सोशल मीडिया अकाउंट तक रातों रात डिलीट कराए जा रहे हैं। देश की जनता की आवाज बने और हम जैसे यूट्यूबर्स के इंस्पिरेशन शेखर सुमन के शो शेखर टुनाइट से सरकार इस कदर बौखला गई कि पिछले दिनों उनके यहाँ भी ईडी भेज दी गई। तो शेखर सुमन के पार्टनर और शो के प्रोड्यूसर धर्मेश संगानी के यहाँ ईडी ने छापा मार दिया। वैसे शो में जिस तरह के तेवर शेखर सर के थे, उसको देखकर तो कई दिन पहले ही ईडी का छापा पड़ जाना चाहिए था। साले का खोपड़ी तोड़ साले। लेकिन हमें उम्मीद है कि शेखर सर के तेवर ईडी के छापे के बाद भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। आप तो जानते ही हैं कि मैं मोदी जी के साथ हूँ, और जिस तरह से साहब का पूरे विश्व में डंका बज रहा है और साहब अजय होते जा रहे हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है कि अब तो भगवान कल्कि को ही साहब का वध करने के लिए अवतार लेना पड़ेगा।
जब तक जियो मौज करो, चिंता किस बात की, कर्ज करो और जी पियो। खैर, चलते चलते मशहूर शायर वसीम बरेलवी की 4 लाइनें आपकी नजर। अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाऊं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। लाख तलवारें बढ़ी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं आता तो झुकाऊं कैसे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आखिर इन सब तमाम मामलों पर आपकी क्या राय है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए नथिंग सीरियस विद विनीत पाठक।